नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। हिंदी भाषा एवं संप्रेषण विषय के अंतर्गत आज का प्रकरण है भावार्थ एवं व्याख्या। इस पाठ के सीखने के अपेक्षित उद्देश्य इस प्रकार हैं। पाठ भावार्थ एवं व्याख्या के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी अर्थ एवं शब्द के अंतर संबंध का बोध कर सकेंगे, पठन प्रक्रिया के आधारभूत तत्वों का बोध कर सकेंगे, शब्द संपदा में वृद्धि करते हुए मानक भाषा में सहजतापूर्वक अपनी बात को व्यक्त कर सकेंगे, भावार्थ हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन कर सकेंगे, व्याख्या लेखन की प्रक्रिया का बोध कर सकेंगे, भावार्थ एवं व्याख्या में विभेद कर सकेंगे, व्याख्या हेतु स्मरणीय बिंदुओं का वर्णन कर सकेंगे, विषय के अनुकूल भावार्थ करने में कुशल हो सकेंगे, अवतरण के अनुरूप प्रभावी प्रसंग निर्देश सृजित कर सकेंगे तथा प्रभावी व्याख्या एवं विवेचन करने में कुशल हो सकेंगे। अब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। भावार्थ, इससे समझने का प्रयास करेंगे। समस्त भाषाविद एवं शिक्षाविद इस बात से सहमत हैं कि श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन, ये जो 4 क्रियाएं होती हैं वह लिखित एवं वाचिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। इसमें सुनना और पढ़ना तो समझने के लिए है, जबकि बोलना और लिखना समझाने के लिए होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या समझना है और क्या समझाना है। तो इसका उत्तर स्वाभाविक है कि बोली हुई या लिखी हुई बात के अर्थ को समझना है। और अब समझाना क्या है, तो यहाँ पर पहले हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे और उन्हें चिंतन करना होगा। तो एक प्रश्नों की श्रृंखला है जिससे हम ये समझेंगे कि शब्द और अर्थ का अंतर संबंध क्या होता है। तभी तो हम समझेंगे कि हमें क्या समझाना है और क्या समझना है। ठीक है, तो हम प्रश्न कौन कौन से चिंतन कर सकते हैं। अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, कोई भी शब्द है उसका अर्थ हम कैसे उसको महसूस करते हैं। अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, शब्द और अर्थ में क्या संबंध होता है, संकेत जो होते हैं उन्हें कैसे ग्रहण किया जाता है, मन में बिंब निर्माण कैसे होता है, बिंब से अर्थबोध की प्रक्रिया क्या होती है। जितने भी प्रश्न अभी यहाँ पर बताए गए, ये प्रश्न सब भाषा के आंतरिक पक्ष से संबंधित होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो भाषा के बाह्य पक्ष से संबंधित होते हैं, जैसे शब्दों में अर्थ का विकास कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन के कारण एवं अर्थ विकास की दिशाएं क्या होती हैं, एकार्थ एवं अनेकार्थ शब्दों के अर्थ का निर्णय, संकेत ग्रहण के साधन आदि क्या हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थ और उसे संप्रेषित करने वाले शब्द दोनों ही भाषा के अविच्छिन्न अंग हैं। अर्थ शब्द से अभिन्न है। किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति और अर्थ का बोध होने के लिए शब्द ज्ञान होना आवश्यक है। और भाषा से संबंधित जो आंतरिक पक्ष से संबंधित प्रश्न थे और जो बाह्य पक्ष से संबंधित प्रश्न थे, उनको हमें किसी न किसी प्रकार चिंतन करना होगा और उनके उत्तर ढूंढने के प्रयास करने होंगे। तभी हम समझेंगे कि शब्द और अर्थ में क्या अंतर संबंध है। आगे
अर्थ का लक्षण बताते हुए भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्य पदीय में लिखा है कि जिस शब्द के उच्चारण में जिस अर्थ की प्रतीति हो वही उसका अर्थ होता है। शब्द और उससे निर्मित विभिन्न भाषिक इकाइयों के माध्यम से ही हम सोच पाते हैं और अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। किसी भी शब्द विशेष से उसके मस्तिष्क में उभरने वाले अर्थ बिंब या अर्थ प्रतीत में पर्याप्त अंतर हो सकता है। तो ये जो आपने अभी प्रश्न सुने थे उन्हीं के उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसी शब्द का उसके अर्थ से स्थिर या नित्य संबंध नहीं होता है, वह देश काल एवं संदर्भ सापेक्षिक होता है। कोई शब्द है और उसका अर्थ, तो अगर देशकाल परिवर्तित होता है या संदर्भ परिवर्तित होता है तो शब्द के अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसके साथ यह भी स्मरणीय तथ्य है कि किसी शब्द का एक ही निश्चित अर्थ नहीं होता है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं जो कि प्रसंग के अनुसार अर्थग्राह्य हो सकते हैं और उनके पूर्ण अर्थ ध्वनित होते हैं। अतः शब्द मात्र अर्थ के वाहक नहीं होते हैं बल्कि उनमें पारस्परिक संबंध भी होता है। इस शाब्दिक संबंध से ही वास्तविक अर्थ की प्राप्ति संभव हो पाती है। सामान्य अवधारणा है कि शब्द से अर्थ का बोध होता है, किंतु सभी शब्दों से सभी अर्थ का बोध नहीं हो पाता। प्रत्येक शब्द के लिए एक निश्चित अर्थ का बोध होता है और अन्य असंबद्ध अर्थ की प्रतीत नहीं होती है। अतः शब्द और अर्थ के मध्य एक ऐसे संबंध को स्वीकार करना होगा जो निश्चित शब्द से निश्चित अर्थ के बोध को निर्धारित करता हो, अन्यथा किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ का बोध स्वीकार करना होगा। शब्द और अर्थ का यह संबंध प्रत्येक बालक अपनी भाषा के व्यवहार परंपरा से सीखता है, क्योंकि मनुष्य को संसार में उपस्थित असंख्य वस्तुओं का अनुभव होता है और ये वस्तुएं आपस में भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए इनकी यह विशिष्टता उन्हें अद्वितीय सत्तात्मक पहचान प्रदान करती है। वस्तुओं की इस मूर्त सत्ता के लिए रूप शब्द का व्यावहारिक रूप में अनुप्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर किसी समुदाय विशेष से संबद्ध व्यक्ति इस नाम एवं रूप के निश्चित संबंध को भाषा प्रयोग द्वारा सीखता है। परिणाम स्वरूप यह संबंध स्थायी रूप से उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाता है और सामान्य रूप से इसे ही अर्थ कहते हैं। तो अब स्पष्ट हो गया कि शब्द और अर्थ का क्या संबंध होता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थ क्या होता है। आचार्य पाणिनि ने भाषा का सार अर्थ को माना है और यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त अर्थात निर्वचन या निरुक्त का आधार ही अर्थ को माना है। अर्थ क्या होता है? अर्थ शब्द के अंदर ही अंतर्निहित होता है, उसके बाहर उसकी सत्ता नहीं होती है। जब शब्द बोला जाता है तो अर्थ अपने आप ही प्रकट होता है। वस्तुतः शब्द केवल अर्थों का संग्रह मात्र नहीं होता, अपितु शब्द और अर्थ परस्पर संबंधित भी होते हैं तथा शब्द एवं अर्थ का यह संबंध भाषा व्यवहार की परंपरा द्वारा निश्चित एवं स्थिर होता है। व्यावहारिक जीवन में किसी शब्द के अर्थ का प्रयोग इसी आधार पर दर्शाया जाता है। इसे अब हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। यदि कोई प्रश्न करता है कि कृपण का अर्थ क्या है, तो सहज ही हमारे मन में एक बिंब आता है और हमारा उत्तर क्या होता है? कृपण
अर्थात कंजूस। इसी प्रकार कोई अमृत शब्द का अर्थ पूछे तो कहा जा सकता है कि अमृत शब्द है जो वो विष का विलोम है। अब कोई कहता है कि कमल शब्द का अर्थ क्या है, वो कमल के अर्थ को जानना चाहता है, तो उसे समझाया जा सकता है कि यह एक प्रकार का पुष्प होता है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में किसी शब्द के अर्थ का प्रयोग किस प्रकार होता है। अतः स्पष्ट है कि शब्द के अर्थ को व्यक्त करने की प्रक्रिया में शब्द के लक्षण द्वारा अर्थ का निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि शब्द एवं उसके द्वारा सांकेतिक मूर्त सत्ता के परस्पर संबंध के द्वारा अर्थ का निर्धारण होता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ, भाव या विचार होता है जो उसे सार्थक बनाता है। अगर उसमें अर्थ नहीं है, भाव नहीं है, विचार नहीं है, तो वो शब्द क्या है, सार्थक नहीं होगा। अर्थ को समझने के बाद हम यहाँ पर भावार्थ पर विचार करेंगे। छात्रों के संदर्भ में हम बात करें तो छात्र अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, सारांश, सार आदि के जो मूल में अंतर होता है उसे प्रायः नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए यहाँ पर भावार्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाएगा। भावार्थ के संबंध में एक विद्वान का कथन है कि भावार्थ संक्षिप्त और स्पष्ट हो, इसे व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, केवल अन्वयार्थ, जिसे अंग्रेजी भाषा में पैराफ्रेज कहते हैं, को भी भावार्थ नहीं समझना चाहिए। फिर भावार्थ है क्या? इस उद्धरण में 3 बातें स्पष्ट हैं। भावार्थ संक्षिप्त होना चाहिए, भावार्थ व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, और भावार्थ में अन्वयार्थ भी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी के सब्सटेंस और हिंदी के भावार्थ लिखने की विधि में पर्याप्त साम्यता होती है, दोनों लगभग समान रूप से लिखे जाते हैं, और भावार्थ की विधि मूल रूप से गागर में सागर भरने की एक चेष्टा होती है, अर्थात कम शब्दों में पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करना ही भावार्थ कहलाता है। भावार्थ लेखन, अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि भावार्थ लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। मूल अवतरण के प्रत्येक भाव या विचार को भावार्थ लेखन में समाहित किया जाना चाहिए, जिससे कि मूल अवतरण का कोई भी अंश या कोई भी भाग उससे छूट ना जाए। इसकी जो शैली है वो सामासिक होनी चाहिए, जिसमें विषय को अतिशयोक्तिपूर्ण कहने का अवसर नहीं रहता है। यद्यपि भावार्थ लेखन में शब्दों को अंतिम सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किंतु भावार्थ के शब्दों को जो ऐसा माना गया है कि भावार्थ के जो शब्द सीमा है वो इतनी होनी चाहिए कि वह मूल अवतरण का कम से कम आधा हो। भावार्थ की अनिवार्य आवश्यकता उसकी संक्षिप्तता है, अर्थात अल्प शब्दों में संपूर्ण भाव बोध हो जाए, यही इसकी पहली और अनिवार्य शर्त होती है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भावार्थ का प्रत्यय संक्षेपण से भी बिल्कुल भिन्न होता है। कहीं संक्षिप्तता से आपको यह भ्रम ना हो कि भावार्थ और संक्षेपण एक हैं, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संक्षिप्त होना एक अलग बात हुई, लेकिन भावार्थ के संदर्भ में क्या संक्षिप्त करना है यह भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। और हमें क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए कुछ विशिष्ट बातों को ध्यान देना चाहिए, जिसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है।
मूल अवतरण 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए तथा अवतरण के मुख्य विचारों को रेखांकित करना इसमें आवश्यक होता है। अवतरण में आई व्यर्थ बातों या शब्दों को हटा देना उचित होता है। फिर रेखांकित वाक्यों और प्रासंगिक शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। रिक्त स्थानों या भावग्राह्यता की पूर्ति के लिए कुछ बाहरी शब्द भी लिए जा सकते हैं। इस प्रकार भावार्थ की रूपरेखा तैयार हो जाती है। व्याख्या के समान, जैसे हम व्याख्या लिखते हैं उसी के समान प्रत्येक पंक्ति या वाक्य का अनावश्यक विस्तार करने या अपनी ओर से किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। भावार्थ की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। मूल अवतरण में दिए गए शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग यहाँ पर अपेक्षित नहीं होता है। ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल अवतरण में शब्द हैं उनको ज्यों का त्यों आप ना लिखें। इससे क्या होता है, भावार्थ उचित नहीं माना जा सकता। भावार्थ लेखन में अलंकारिक शब्दों या भाषा का प्रयोग भी अनुचित होता है, इसलिए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भावार्थ में भावों का पदान्वय नहीं होना चाहिए। संपूर्ण अवतरण को पढ़ लेने के बाद चिंतन करना चाहिए कि मूल के सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक भाव इसमें आ गए हैं या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो उनको सम्मिलित करने की चेष्टा करनी चाहिए, और यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा है तो उसे यथास्थान भावार्थ में समाविष्ट कर लेना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गद्यांश या पद्यांश में आए विचारों को संक्षेप में सरल भाषा में लिख देने के प्रयास को भावार्थ कहते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है, इसमें खंडन मंडन या टीका टिप्पणी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। भावार्थ लिखने में लेखक को अपनी ओर से एक भी बात घटाने या बढ़ाने का अधिकार नहीं होता है। बड़े अलंकारिक वाक्य एवं शब्दों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही भावार्थ लेखन में कठिन भाषा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर भावार्थ के प्रत्यय को स्पष्ट करने के बाद, उसमें ध्यान देने वाली विशेष बिंदुओं को स्पष्ट करने के बाद, भावार्थ को एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके समक्ष एक अवतरण प्रस्तुत किया जा रहा है उदाहरण के रूप में, जिसे हम पढ़ेंगे और साथ ही आप इसका मौन पठन करेंगे। मूर्ति तैयार हुई, शिल्पी उसे लेकर बाजार गया, पर दुर्भाग्य वह न बिकी। अब कौन मुंह लेकर घर लौटे? आखिर घर तो लौटना ही था। उसे देखते ही बच्चा बताशा बताशा चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसके आगे उसने हाथ फैला दिए। शिल्पी के मुंह से कोई शब्द न निकला। वह बच्चे को अपनी गोद में चिपकाकर रोने लगा। जिसने पूंजीवाद की सृष्टि की थी, जिसने प्रकृति के भंडार पर इसका उसका इतना उतना अधिकार होने की व्यवस्था की थी, जिसने भूखे पग पग का बंटवारा किया था, क्या उसकी बुद्धि यहाँ तक न पहुँची थी कि किसी दिन मानव संसार ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग सुमन शैया पर आराम से लेटे लेटे मेवा मिष्ठान उड़ाया करेंगे और कुछ लोग पसीने के रूप में दिन रात तक बहाने पर मुट्ठी भर चने तक न पा सकेंगे। अब ये अवतरण एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब इसका भावार्थ कैसे लिखा जाएगा, तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वही बातें ध्यान में रखी गई जिनका उल्लेख अभी पूर्व में किया गया। यहाँ पर भावार्थ का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया जा रहा है।
अवतरण को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, अब भावार्थ को भी ध्यानपूर्वक सुनिए। आज पूंजीवाद का विभत्स रूप देखने को मिलता है। कुछ लोग बिना श्रम के वैभव का उपभोग करते हैं और सुख का जीवन व्यतीत करते हैं, और इसके विपरीत कुछ लोगों को कठिन परिश्रम करने के बाद अन्न भी नसीब में नहीं आता है। आज बाजारीकरण के इस दौर में कला उपेक्षित है और उसको कोई नहीं पूछता। कलाकार अपनी भूख शांत करके 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाता और अपनी तमाम कलाओं के रहते हुए भी अपने बच्चे को बताशा भी खरीद कर नहीं दे सकता। यहाँ पर आप देखिए कि कितने सारगर्भित संक्षिप्त रूप में भावार्थ को प्रस्तुत किया गया, जिसमें रचनाकार अपने मूल या केंद्रीय भाव से विलग नहीं हुआ। शब्द सीमा भी यहाँ पर ध्यान में रखी गई, लगभग आधा अंश आया है यहाँ पर, और अनावश्यक बातों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं भावार्थ के लिए। एक अवतरण आपके समक्ष प्रस्तुत है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे और वह शिकारी बन जाए, तो आप उसे बधाई देंगे? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं हैं, उतने तेज पंख नहीं हैं, उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। इन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियों लग जाएंगे, फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर बाज बने या न बने, वह हंस ना रहेगा, वह हंस जो मोती चुगता है। अब हम आपके समक्ष इस अवतरण का भावार्थ प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार हंस बाज की नृशंस एवं आखेर धर्मी गुण धर्म को अपनाकर शिकार करने की प्रवृत्ति का चयन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की बाह्य आकृति एवं स्वभावगत प्रकृति में पर्याप्त अंतर है, उसी प्रकार नारी लाख चाहने पर भी पुरुष की तरह कठोर एवं क्रूर नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों की शारीरिक बनावट एवं संवेदनशीलता में पर्याप्त नैसर्गिक भिन्नता होती है। तो ये ऊपर जो पहले प्रस्तुत किया गया अवतरण, उसका भावार्थ है। भावार्थ समझने के बाद अब आवश्यक है कि व्याख्या के प्रत्यय को भी समझा जाए। तो व्याख्या का जो प्रत्यय होता है वो भावार्थ और आशय इन दोनों से भिन्न होता है। इसकी प्रकृति तथा नियम भी दोनों से भिन्न होते हैं। व्याख्या क्या होती है? व्याख्या से अभिप्राय किसी भाव या विचार का विस्तार या विवेचन है। व्याख्या लेखन में अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता रहती है। व्याख्या के प्रत्यय को समझने के बाद अब हम व्याख्या कैसे की जाती है, इस प्रक्रिया को भी समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्या लेखन में प्रसंग निर्देश आवश्यक और अनिवार्य होता है। इसलिए व्याख्या लिखने के पूर्व प्रसंग का उल्लेख कर देना चाहिए, क्योंकि व्याख्या में विस्तार आवश्यक होता है और लेखन की स्वतंत्रता भी रहती है। लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह प्रसंग निर्देश जो लिख रहे हैं आप, वो संक्षिप्त हो। व्याख्या लिखते समय छात्र प्रायः क्या करते हैं कि 2 से 3 पृष्ठों में प्रसंग निर्देश लिखते हैं और कभी कभी विस्तार करने के प्रयास में मूल भाव से अलग हट जाते हैं और निर्देश प्रसंग जो प्रसंग निर्देश होता है उसके लिए लंबी चौड़ी भूमिका बांधने लगते हैं। स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि उसको 2-3 पृष्ठों की सीमा से आगे बढ़ा दें। इसलिए यह सर्वथा अनुचित होता है और लेखक को मूल भाव से ही केंद्रित होकर व्याख्या लिखना उचित होता है।
तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्याख्या को लिखने से पूर्व लिखा जाने वाला प्रसंग निर्देश मूल भाव को केंद्रित करते हुए संक्षेप में ही लिखा जाना चाहिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी जानी चाहिए जो विषय वस्तु से भटक जाए और वो अप्रासंगिक हो। अप्रासंगिक बातें प्रसंग निर्देश में अपना उचित स्थान नहीं बना पाती, इसलिए वे अवांछित प्रतीत होने लगती हैं। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्या में कोई भी व्यर्थ बात ना हो, निरर्थक बात ना हो, और जो भी प्रसंग निर्देश लिखें वह विषय के अनुकूल होना चाहिए। व्याख्या में मूल के भावों और विचारों का समुचित और संतुलित विवेचन होना चाहिए। व्याख्या लेखन में विद्यार्थी के पास चिंतन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जिसमें उसके द्वारा विषय का विवेचन विश्लेषण करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। विषय के सत्यासत्य पक्षों का निर्णय लेते हुए उसके गुण और जो दोष हैं उनकी समीक्षा करनी आवश्यक होती है, और ये व्याख्याकर्ता पर निर्भर करता है कि वो किसी एक पक्ष पर विचार करे या उसके समस्त पक्षों का विश्लेषण करते हुए उसे व्याख्या में शामिल करें। लेकिन अच्छी व्याख्या में क्या होता है कि विचारों या भावों का संतुलित विवेचन किया जाना चाहिए। यदि छात्र मूल अवतरण के केंद्रीय विचारों से सहमत है तो उसे अपनी जो सहमति है उसकी तर्क संगत पुष्टि भी करनी चाहिए, और वो असहमत है तो फिर उसका खंडन भी करना चाहिए सप्रमाण। वो कर सकता है लेकिन प्रमाण सहित। व्याख्या में खंडन मंडन से पूर्व विषय के जो मूल भाव है, विषय का जो केंद्रीय भाव है, उसके सामान्य अर्थ अथवा भावार्थ को लिख देना चाहिए। तभी पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क देने चाहिए। श्रेष्ठ व्याख्या वह होती है जिसको पढ़कर मूल्यांकनकर्ता यह समझ सके कि छात्र को विषय के सामान्य अर्थ का बोध है। व्याख्या में भावार्थ अथवा आशय की मात्र इतनी ही भूमिका होती है कि भावार्थ के बाद विषय का विवेचन किया जाए। पहले ये प्रचलन में था कि जो परीक्षा में पूछा जाता था उसके लिए जो अवतरण दिया जाता था वो लंबा होता था, और आज के संदर्भ में जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो एक या दो पंक्तियों के वाक्य होते हैं और या छोटे अवतरण होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है कि दोनों ही प्रकार के जो दीर्घ अवतरण है या जो लघु अवतरण है उनकी व्याख्या करने में सावधानी रखी जानी चाहिए, क्योंकि जब व्याख्या के लिए आपके समक्ष कोई बड़ा अवतरण है तब इसका अभिप्राय यह निकलता है कि अवतरण में अनेक पक्षों एवं अनेक विचारों को समावेशित किया जाए। ऐसी स्थिति में अवतरण के विविध पक्षों को समझना भी आवश्यक होता है। साथ ही उसके मूल और गौड़ दोनों प्रकार के भावों को उजागर करने हेतु ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत जब एक दो पंक्तियों के अवतरण की व्याख्या करनी है तब छात्रों को उन्हीं शब्दों का विवेचन करना चाहिए जिनसे भाव स्पष्ट हो। छोटे अवतरणों में भावों की प्रबलता रहती है, इसलिए व्याख्या में इन्हीं गूढ़ भावों का विस्तार होना चाहिए। व्याख्या में सम्यक विवेचन के बाद अंत में कठिन शब्दों का अर्थ टिप्पणी के रूप में दे देना चाहिए। इस प्रकार समस्त प्रक्रिया को समाहित करते हुए व्याख्या समाप्त होती है। व्याख्या के लिए आवश्यक निर्देश बिंदु क्या हैं? इन्हें आपको याद रखना होगा। व्याख्या में प्रसंग निर्देश का लिखा जाना आवश्यक होता है। प्रसंग निर्देश संक्षिप्त, आकर्षक और सुसंगत होना चाहिए। व्याख्या में मूल विचार या भाव का संतुलित विवेचन किया जाना चाहिए। अवतरण के मूल विचारों का खंडन या मंडन किया जा सकता है। मूल के विचारों के गुण दोषों पर समान रूप से प्रकाश डालना चाहिए।
व्याख्या को प्रभावी बनाने हेतु यदि कोई महत्वपूर्ण बात लिखी जानी आवश्यक हो तो उस पर अंत में टिप्पणी दे देनी चाहिए। व्याख्या को विस्तार से सीखने के बाद एक अवतरण की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जिससे आप विषय को भली प्रकार सीख जाएंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। अब इसकी व्याख्या कहाँ से प्रारंभ करेंगे? प्रसंग से। तो प्रसंग कैसे लिखते हैं, ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां यशोधरा काव्य से ली गई हैं, जिसके रचयिता स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत काव्य में राजकुमार सिद्धार्थ एवं यशोधरा के मनोभावों का सुंदर चित्रण हुआ है। इन पंक्तियों में यशोधरा एवं सिद्धार्थ के वैवाहिक जीवन की उस मर्म स्पर्शी घटना का वर्णन है जब वे वन को प्रस्थान कर गए। यशोधरा एक वियोगिनी नारी है, क्योंकि सिद्धार्थ एक रात उन्हें अकेला छोड़कर राजभवन से चुपचाप संन्यास लेने हेतु निकल पड़े। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रसंग में क्या लिखा गया है, रचना कौन सी है, उसके रचनाकार कौन से हैं और किस संदर्भ में रचना कही गई है। अब आगे देखते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे लिखी जाएगी। यशोधरा को यह सहज ही आभास था कि उसके पति सांसारिक सुखों की सीमाओं में बंधने वाले साधारण मनुष्य नहीं है। अतः वो जानती थी कि सिद्धार्थ का वनागमन या महाभिनिष्क्रमण स्वाभाविक है, लेकिन गौतम एक रात चुपके चुपके घर छोड़कर चले गए। इस बात से उनका मन बहुत दुखी था, आहत था। यशोधरा को दुख था कि उनके पति ने उन्हें अपने मार्ग का अवरोध समझा, इसलिए बिना बताए घर छोड़कर चले गए। यशोधरा कहती हैं, मानव कल्याण हेतु यदि वे घर त्यागना ही चाहते थे तो उनको अवश्य बताना चाहिए। वह आहत होकर कहती हैं कि उनको यह विश्वास करना चाहिए कि यदि वे गृह त्याग की बात बताते तो निश्चय ही वह उनका सहयोग करती। तो ये हो गई व्याख्या। अब अवतरण का अर्थ विश्लेषण किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि व्याख्या में सटीक अर्थ बताया गया, अब उसका अर्थ विश्लेषण किया जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा कहती हैं कि उनके पति जीवन के एक महालक्ष्य की पूर्ति में संसार के कल्याणार्थ गए हैं, जो उन्हें गौरवान्वित कर रहा है। जन कल्याण हेतु सत्य की खोज में संसार के सुखों का त्याग करके चले जाना निश्चय ही उनके लिए अभिमान का विषय है। परंतु यशोधरा इसलिए मर्माहत है कि वे उनसे बिना कुछ कहे वन को चले गए। सिद्धार्थ का चोरी चोरी जाना यशोधरा को बहुत कष्ट दे रहा है। उनके हृदय पर जैसे गहरा आघात हुआ है। वे तड़प उठी और विकल हो गईं। वे कहती हैं कि ऐसा कर गौतम ने नारी के उचित अधिकार, विश्वास और स्वत्व पर गहरी चोट की है। नारी का स्वाभिमान इसे सहन करने में समर्थ नहीं है। आदर्श नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपमान का घूंट कैसे पी सकती है। कभी कभी नारी की आत्मगौरव भावना हठ का रूप धारण कर लेती है, लेकिन यशोधरा में इसका अभाव है। वे अपने पति की पलायनवादी मनोवृत्ति का विरोध करती हैं। महापुरुषों का चोरी चोरी गृह त्याग करना शोभा नहीं देता। अब इसका अर्थ विश्लेषण के बाद विवेचन किया जाएगा। विवेचन कैसे करते हैं, इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न यह है कि यशोधरा से बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने पलायन क्यों किया। सिद्धार्थ प्रेम भाव से न सही कर्तव्य भाव से अवश्य यशोधरा को अपने गृह त्याग का पूर्व परिचय देना चाहते थे, लेकिन
नारी की स्वाभाविक दुर्बलता से वे अच्छी तरह अवगत थे। उन्हें यह शंका थी कि यदि वे गृह त्याग की बात यशोधरा से कह देंगे तो निश्चय ही यशोधरा के भाव संवेग उनके आत्मबल को कमजोर कर सकते हैं। यशोधरा की भाव प्रबल संवेदनशीलता उनके मार्ग को अवरोधित कर सकती है। उनकी यह आशंका निराधार नहीं थी। वे अपने ही वंश में श्री राम के साथ वन जाने वाले सीता के हट को देख चुके थे। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ को यही विकल्प उचित प्रतीत हुआ एवं उनका चोरी चोरी जाना सार्थक था। लेकिन यशोधरा के लिए उनका यह निर्णय सम्मान को आहत करने वाला था। एक जागरूक नारी के लिए इतना क्या कम था कि उनका पति उसे मुक्ति मार्ग बाधा नारी समझे। तो ये हो गया विवेचन। इसे और भी विस्तार किया जा सकता है यशोधरा के पक्ष में। आगे देखिए, फिर नारी का स्वाभिमान क्यों न उत्तेजित हो। यदि निरपेक्ष विवेचना की जाए तो ये स्पष्ट है कि उनका दोनों का चिंतन नारी और पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुकूल ही है। संवेदना एवं कर्तव्य परस्पर द्वंद्व कर सकते हैं। भावनाएं एवं कार्य सिद्धि हेतु किए जाने वाले प्रयत्न परस्पर पूरक या विरोधी भी हो सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार यशोधरा और सिद्धार्थ के दृष्टिकोण अपने में उचित हैं। दोनों के विचार भी स्वाभाविक हैं। इस तरीके से यहाँ पर व्याख्या का ये अंश समाप्त होता है। अब व्याख्या के अंत में विशेष टिप्पणी भी आवश्यक होती है। वो कैसे लिखी जाएगी? तो उन विशेष शब्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो अवतरण में आए हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है बड़ा व्याघात, इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश एवं तो क्या पथ की बाधा ही पाते, इसमें प्रश्न अलंकार है। स्त्री को सबसे अधिक दुख यह जानकर होता है कि उसका पति उसे पूर्ण विश्वास की अधिकारिणी नहीं समझता। और तीसरी विशेषता है इस अवतरण की कि इन पंक्तियों की भाषा तत्सम प्रधान है। तो इस तरीके से अवतरण में आई विशेष बातों को व्याख्या के अंत में लिखा जाता है। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके समक्ष पाठ के सार बिंदु प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत पाठ में शब्दों में निहित अर्थ को स्पष्ट किया गया। अर्थ और उसे संप्रेषित करने वाले शब्द दोनों ही भाषा के अविच्छिन्न अंग हैं। अर्थ शब्द से अभिन्न है। किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति और अर्थ का बोध होने के लिए शब्द का होना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ, भाव या विचार होता है जो उसे सार्थक बनाता है। इस पाठ में भावार्थ शिक्षण अध्ययन का मुख्य बिंदु था, जिसके अंतर्गत बताया गया कि भावार्थ संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। इसे व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। केवल अन्वयार्थ को भी भावार्थ नहीं समझना चाहिए। पाठ के अंत में व्याख्या के प्रत्यय को स्पष्ट किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि व्याख्या से अभिप्राय किसी भाव या विचार का विस्तार या विवेचन है। व्याख्या लेखन में अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं और अगले पाठ के अध्ययन की विषय वस्तु होगी संक्षेपण। धन्यवाद, नमस्कार।